साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें आज हमारी क्लास संख्या है 50वीं, भक्ति काल का ये 23वां भाग है और सूफी काव्य हम देख रहे हैं। सूफी रचनाएं हम इसमें देखेंगे। सूफी काव्य में हम क्या पढ़ रहे हैं? सूफी रचनाएं। पिछली क्लास में हमने एक तो रचना देखी थी हंसावली, एक पिछली क्लास में हमने रचना देखी थी चंदायन, एक हमने रचना देखी थी लखम सेन पद्मावती, ये हलंत है देखिए, पद्मावती कथा। ये 3 रचनाएं हम देख चुके हैं और एक छोटी सी भूल सुधार वो यह है कि लखम सेन पद्मावती कथा की जो भाषा है वो भूलवश यहाँ पर बता दी गई अवधी, लेकिन ये अवधी भाषा नहीं है। लखम सेन पद्मावती कथा की भाषा क्या है? राजस्थानी। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको उसी क्लास में। तो ये है वो हमारी क्लास 49वीं, जिसमें हमने लखम सेन पद्मावती कथा की भाषा देखिए। नायक राजा लक्ष्मण सेन, नायिका पद्मावती, भाषा ये रही अवधी। यहाँ ये भाषा अवधी नहीं होगी, यहाँ भाषा कौन सी होगी? राजस्थानी। तो आप सभी इसे सही कीजिए। राजस्थानी भाषा, हंसावली की भाषा भी राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी का प्राचीन रूप का प्रयोग उसमें हुआ है। और यहाँ भी लखम सेन पद्मावती कथा में भी जिसे दामो या दामोदर कवि ने लिखा उसकी भाषा भी होगी राजस्थानी। आज की क्लास में हम देखेंगे जो रचनाएं हैं वो हैं ढोला मारूरा दूहा। हालांकि आदिकालीन लौकिक साहित्य में हम इसे पढ़ चुके हैं। 1473 सत्यवती कथा, 1501 मृगावती, 1503 माधवा नल काम कंदला, 1527 ईस्वी में ये रचित रचनाएं क्रम से हम पढ़ेंगे। तो आज ढोला मारूरा दूहा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवा नल काम कंदला, इन रचनाओं के विषय में हम देखेंगे। हंसावली, चंदायन, लखम सेन पद्मावती कथा को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और लखम सेन पद्मावती कथा की भाषा भी राजस्थानी कर चुके हैं। तो आरंभ करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले देखिए ढोला मारूरा दूहा, चौथी हमारी जो है सूफी आख्यान, ये चौथा प्रेमाख्यान परंपरा की चौथी रचना। तो ढोला मारूरा दूहा को हमने आदिकालीन लौकिक साहित्य में पढ़ा। कुछ विद्वान, अब एक परंपरा चल पड़ी है इसे प्रेमाख्यानों में स्थान देने की, लेकिन कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये जो है मारवणी और ढोला के विवाहोत्तर प्रेम और विरह का निरूपण इसमें मिलता है। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि शुद्ध प्रेमाख्यान या रोमांस काव्य की श्रेणी में यह नहीं आता है, क्योंकि जो रोमांस में विवाह पूर्व और नायिका की प्राप्ति के लिए जो शौर्य वर्णन है, उसकी व्यंजना है, वो इसमें नहीं है, उसका इसमें अभाव है। और घारस्थिक दाम्पत्य भाव और शुद्ध रोमांस के अंतर को ना समझ पाने के कारण कुछ विद्वान जो है इसे प्रेमाख्यान में स्थान देते हैं। यह एक परंपरा चल पड़ी है। तो हम देख लेते हैं रचनाकार कौन है ढोला मारूरा दूहा के। कवि कलोल है। 1473 ईस्वी में कवि कलोल ने इस रचना को रचा। टिप्पणी देखिए, मूल रूप से इसके दोहे कवि कलोल द्वारा रचित हैं। 1561 ईस्वी के लगभग जैन कवि कुशल राय वाचक भी कहते हैं, उन्होंने बीच बीच में चौपाइयाँ जोड़ दी। दोहों में रचित था। मूल रूप में कवि कलोल ने कुछ दोहे रचे और बाद में 1561 ईस्वी में जैन कवि कुशल राय वाचक जो कथावाचक थे, उन्होंने बीच बीच में चौपाइयाँ जोड़ दी। बहुत समय तक देखिए बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों में जो है इसके दोहे गाए जाते थे
और मुखाग्र रहने के कारण बहुत से दोहे जो है विलुप्त हो गए, जिससे कथा की जो श्रृंखला है बीच बीच में खंडित हो गई। और 1561 ईस्वी के लगभग जो है जैन कवि कुशलराव ने जहाँ से ये खंडित हुई श्रृंखला वहीं पर चौपाइयाँ जोड़ दी। तो कुशल राय वाचक ने 1561 ईस्वी में चौपाइयाँ जोड़ दी कवि कलोल के लिखे दोहों में। रचना काल की अगर हम बात करें तो मूल रूप से ये रचा गया 1473 ईस्वी। डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया ने अंतः साक्ष्य के आधार पर सिद्ध किया कि 1473 ईस्वी में ये रचा गया। आगे देखिए, नरोत्तम स्वामी ने 1393 ईस्वी से पूर्व इसे रचित माना है। नरोत्तम स्वामी मोतीलाल मिनारिया जहाँ 1473 ईस्वी इसका रचना काल मानते हैं, वहीं नरोत्तम स्वामी कहते हैं कि 1393 ईस्वी से पूर्व रचित यह काव्य है। नायक कौन है? ढोला मारूरा दूहा के ढोला है सालय कुमार भी बोलते हैं, और ढोला जयपुर के कछवाहा वंश का राजकुमार है। नायिका मारू मारवणी है, पुगल के राजा पिंगल की पुत्री है। कथानक कुछ यूं है कि पुगल में जब अकाल पड़ता है तो पुगल का राजा पिंगल जो है अपनी पुत्री समेत आ जाता है जयपुर। तो वहीं पर जो पुगल का राजा है उसकी पत्नी है यानी कि मारवणी की माँ जो है वो ढोला पर रीझ जाती है। ढोला उस समय 3 वर्ष की अवस्था है और मारवणी की अवस्था है 1.5 वर्ष। तो वहाँ पर उनका विवाह हो जाता है। बाद में परिस्थितियाँ सामान्य होती है, पुगल का राजा अपने देश वापस लौट आता है और बाद में बड़े होने पर ढोला का विवाह हो जाता है मालवा की राजकुमारी मालवणी से, और वहीं से मारवणी जो मारू है उसका जो है विरह और वो आरंभ होता है। तो भाषा क्या है? राजस्थानी डिंगल शैली में रचित है। राजस्थानी इसकी भाषा है, डिंगल शैली में रचित यह काव्य है। छंद अगर देखें तो दोहों में कलोल ने रचे 1473 ईस्वी में, और चौपाइयाँ जोड़ दी 1561 ईस्वी के आसपास। कुशल नाभ ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़ दी। तो राजस्थानी भाषा और दोहा और चौपाई में रचित यह रचना है। आगे देखिए, 1934 ईस्वी में राम सिंह सूर्यकरण पारिक व नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर इसे नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवा दिया। और अब इसके विषय में एक कथन देखिए, वो कथन क्या है? दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारू के बहुत से दोहे ज्यों के त्यों हमें मिल जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी प्राचीनता की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह कथन कहा है। अगला हमारा प्रेमाख्यान काव्य 5 नंबर सत्यवती कथा। सत्यवती कथा, इसके रचनाकार कौन है? ईश्वरदास है, सगुणोपासक भक्त कवि ये हैं। रचना काल इसका क्या है? 1501 ईस्वी। सत्यवती कथा का रचना काल 1501 ईस्वी। भाषा इसकी है अवधि। छंद अगर देखें तो चौपाई प्लस दोहा, चौपाई 5 अरदालियों के बाद एक दोहा रख दिया गया है। नायक है ऋतुपर्ण, इंद्रपति नामक राजा का पुत्र है ऋतुपर्ण। हालांकि शुक्ल जी ने जो नाम दे रखा है वो है ऋतुवर्ण। तो ऋतुवर्ण या ऋतुपर्ण। नायिका सत्यवती है, मथुरा के राजा चंद्र उदय की ये पुत्री है। नायिका सगुणोपासक भक्त कवि ईश्वरदास, जिन्होंने अंगद पैज और भरत मिलाप जैसी रचनाएं लिखी, उन्होंने सत्यवती कथा नाम से एक प्रेमाख्यान काव्य अवधी भाषा में 1501 ईस्वी में लिखा। अब सत्यवती का कथानक क्या है? सत्यवती कथा का कथानक तो देखिए, सत्यवती कथा का कथानक, इसका आरंभ व्यास जन्मेजय के संवाद से पौराणिक ढंग पर होता है। वनवास के समय जो है पांडवों को मार्कंडेय ऋषि मिले, जो पांडवों को यह कथा सुनाते हैं कि मथुरा का एक राजा है चंद्र उदय, जिसके कोई संतान नहीं है और वह शिव की तपस्या करता है, और शिव के वर से सत्यवती नाम की एक कन्या जो है वो मथुरा के राजा चंद्र उदय के यहाँ
उत्पन्न हुई। मथुरा के राजा चंद्र उदय के कोई संतान नहीं है, पर शिव की तपस्या से सत्यवती नाम की एक कन्या का होना इसका कथानक आरंभ है। तो संक्षेप में हम कथानक देख रहे हैं। एक राजकुमार कहाँ का है? वो इंद्रपति नामक राजा का पुत्र है, और वो क्या है कि शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में और भटक जाता है। ऋतुपर्ण का शिकार खेलते खेलते भटक जाना व जंगल में सत्यवती को देख उस पर मोहित हो जाना। सत्यवती रोज कई कुमारियों के साथ सरोवर में स्नान करके शिव पूजन किया करती थी। एक दिन ऋतुपर्ण वो शिकार खेलते खेलते घोर जंगल में भटक जाता है, और उस जंगल में उस स्थान पर उसे कल्प वृक्ष दिखाई देता है, और उसकी शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी है। कल्प वृक्ष की 30 कोस तक फैली हुई उसकी शाखाएं हैं, और वह उस कल्प वृक्ष पर चढ़ जाता है। चढ़ा तो सुंदर दूर उसे सुंदर एक सरोवर दिखाई दिया, और वहाँ वो कुमारियाँ थी। तो कल्प वृक्ष से उतरकर वो उन कुमारियों के पास चला जाता है। सत्यवती को देखकर मोहित हो जाता है, और ज़्यादा देर एकटक देखते रहने से इरिटेट हो जाती है सत्यवती, और वह ऋतुपर्ण को शाप दे देती है कि तू कोढ़ी और व्याधिग्रस्त हो जा। तो ऋतुपर्ण वो वैसा ही हो गया और पीड़ा से फूट फूट कर रोने लगता है। हालांकि उसका व्यापक विलाप सुनकर सत्यवती उस कोढ़ी के पास जाती है, लेकिन वह उसे वहाँ से निकाल देता है। यहाँ देखिए, सत्यवती का क्रोध में आकर ऋतुपर्ण को कोढ़ी व व्याधिग्रस्त होने का शाप दे देना। इसके बाद अपने आदेश की अवहेलना करने पर राजा द्वारा क्रुद्ध होकर दंड स्वरूप सत्यवती को कोढ़ी को सौंप देना। सत्यवती का पिता राजा, वो एक दिन जंगल से उधर से निकल रहा था जहाँ ऋतुपर्ण वो रहता था। तब कोढ़ी के शरीर से उठी दुर्गंध से वो व्याकुल हो जाता है। घर आकर राजा उस दुर्गंध की शांति के लिए बहुत दान पुण्य करता है। अब यहाँ होता क्या है, क्यों दंड दे दिया सत्यवती को कि राजा अपनी कन्या के बिना भोजन नहीं करता था। पर एक दिन जब राजा भोजन करने बैठा तो कन्या वहाँ नहीं आई। कन्या को बुलाने के लिए राजा ने अपने कुछ लोगों को भेजा, तो वह शिव पूजा छोड़कर आने को तैयार नहीं आई। अब राजा के आदेश की अवहेलना हो गई, तो उसने क्रुद्ध होकर दूतों से कहा कि सत्यवती को जाकर उसी कोढ़ी को सौंप दो। दंड स्वरूप सत्यवती को राजा उस कोढ़ी को सौंप देता है दंड देने के लिए। तो दूतों का वचन सुनकर कन्या उस कोढ़ी की सेवा के लिए चल पड़ी, और कोढ़ी के पास चली जाती है, उसकी सेवा करती है। कन्या सत्यवती प्रेम से उसकी सेवा करने लगी, और एक बार वो कंधे पर बिठाकर उसे प्रभावती एक तीर्थ स्थान वहाँ स्नान कराने के लिए ले गई, तीर्थ स्नान कराने ले गई। और प्रभावती के बारे में आपको पता है कि माना जाता है वहाँ से बहुत से देवी देवता मुनि किन्नर आदि निवास करते थे। तो वहाँ ले गई। सत्यवती द्वारा कोढ़ी ऋतुपर्ण को कंधों पर बिठाकर प्रभावती तीर्थ ले जाना। अब है अपने अस्तित्व के बल पर सत्यवती द्वारा ऋतुपर्ण को शाप से देवताओं द्वारा मुक्त करवाना व अंत में दोनों का विवाह होना। वहाँ जाकर प्रभावती तीर्थ सत्यवती ने कहा, यदि मैं सच्ची सती हूँ तो रात हो जाए। और इस पर चारों ओर अंधकार छा गया, रात हो गई। अब सब देवता तुरंत सत्यवती के पास दौड़े भागे आए कि सही करो ये सिस्टम। तो सत्यवती ने देवताओं आदि से ऋतुपर्ण को सुंदर शरीर प्रदान करने के लिए वर मांग लिया। देवताओं ने कहा ठीक है। तो व्याधिग्रस्त ऋतुपर्ण ने तीर्थ में स्नान किया और उसका शरीर निर्मल हो गया, पहले जैसे हो गया। देवताओं ने वहीं सत्यवती और ऋतुपर्ण का विवाह करवा दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये इसका इतना कथानक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी सत्यवती कथा को अवधी भाषा की प्रथम रचना मानते हैं। सत्यवती कथा को शुक्ल जी ने भक्ति काल की किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है।
किसी भी धारा में स्थान नहीं दिया है, क्योंकि ईश्वरदास जो है सगुणोपासक भक्त थे, उन पर सूफी मत का आरोपण संभव नहीं हुआ और शुक्ल जी ने उन्हें स्थान नहीं दिया। और सत्यवती कथा को अवधी भाषा की प्रथम रचना कौन मानते हैं? शुक्ल जी मानते हैं। हालांकि चंदायन जो है वो इसे लगभग 120-25 साल पहले लिखी गई, वो भी 20-22 साल पहले लिखी गई, 1379 में, तो वो भी अवधी भाषा की रचना है। तो शुक्ल जी ने लेकिन सत्यवती कथा को अवधी भाषा की प्रथम रचना माना। पौराणिक भावना से प्रभावित होने के कारण सत्यवती कथा में सतीत्व एवं पतिव्रता धर्म का जो महत्व है उसे दर्शाया गया है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में ईश्वरदास द्वारा लिखी गई को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। शुक्ल जी ने मृगावती को माना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है, मोतीलाल मेनारिया, गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र ने हंसावली को माना है। तो अब आगे कथन देखिए। इसमें व्यास जन्मेजय के संवाद के रूप से कथा शुरू होती है। पूर्वी प्रदेशों में कथानक लिखने के लिए जिस काव्य शैली का व्यवहार होता था उसका उत्तम नमूना इस पुस्तक में है। इस महाग्रंथ में प्राकृत जन गुणगान मूलक सभी प्राकृत कथाओं को समाप्त कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है सत्यवती कथा के विषय में कि इस महाग्रंथ ने प्राकृत जन गुणगान मूलक जो प्राकृत कथाएं का जो थी उन्हें समाप्त कर दिया। अगली हमारी रचना देखिए, मृगावती। 6 नंबर हमारी रचना है मृगावती। रचनाकार कौन है मृगावती के? कुतुबन। कुतुबन कौन थे? ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के राज्याश्रित थे। हुसैन शाह जो जौनपुर के बादशाह थे उनके आश्रय में रहते थे और चिश्ती वंश के शेख बुरहान जो थे सूफी सिलसिला चिश्ती उसके शेख बुरहान के शिष्य थे कुतुबन। रचना काल क्या है? 1503 ईस्वी। हालांकि शुक्ल जी ने आचार्य शुक्ल ने रचना काल संवत 1558 यानी कि 1501 ईस्वी इसका माना है, लेकिन इसका सर्वमान्य मत जो है वो है 1503 ईस्वी। 1501 में सत्यवती कथा की रचना हुई और 1503 ईस्वी में हुई मृगावती की रचना। और शुक्ल जी ने इसे जो मृगावती को है प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है और कुतुबन को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम कवि मानते हैं शुक्ल जी। अब देखिए नायक कौन है मृगावती का? राजकुमार है। चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार जो हैं वो इसका नायक है। नायिका है मृगावती, कंचनपुर के राजा मुरारी की कन्या, वो इसकी नायिका है। भाषा इसकी अवधि है। छंद चौपाई व दोहों का क्रम इसमें रखा गया है। 5-5 अर्दालियों के बाद दोहा रखा गया है, 5-5 चौपाइयों के बाद दोहा, कड़वक पद्धति। आगे देखिए कथानक क्या है इसका? मृगावती का कथानक संक्षेप में देखेंगे। नायक राजकुमार व नायिका मृगावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का निरूपण इसमें हुआ है। मृगावती में चंद्रगिरी के राजा गणपति देव का पुत्र है। कंचन नगर के राजा रूप मुरारी की मृगावती नाम की राजकुमारी पर वो मोहित हो जाता है। अनेक कष्ट सहने के बाद राजकुमार मृगावती के पास पहुंच जाता है। मृगावती के पास पहुंचना, राजकुमारी उड़ने की विद्या जानती थी। वह एक दिन वह राजकुमार को धोखा देकर कहीं उड़ गई। उड़ने की विद्या में पारंगत थी और एक दिन वह राजकुमार को छोड़कर कहीं उड़ गई। अब राजकुमार क्या है, उसे खोजने के लिए निकल रहा है। राजकुमार का योगी के वेश में उसकी खोज में निकलना, मार्ग में एक अन्य सुंदरी को राक्षस के चंगुल से निकालकर उसे विवाह करना, व मृगावती को पाने में
सफल होना। रास्ते में समुद्र से घिरी हुई एक पहाड़ी है, उस पर पहुंचकर एक रुक्मिणी नाम की एक सुंदर कन्या है, उसे राजकुमार जो है वो राक्षस के चंगुल से छुड़ाता है। राक्षस ने उसे कैद कर रखा है। उस सुंदरी के पिता ने, जिसका नाम रुक्मिणी है, उसके पिता ने राजकुमार के साथ उसका विवाह कर दिया और रुक्मिणी को वहीं छोड़कर आगे निकलता है। राजकुमार मृगावती की खोज में मृगावती के नगर में वह पहुंचता है। वहाँ मृगावती क्या कर रही है? शासन की बागडोर संभाल रही है। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। अपने पिता के मृत्यु के बाद वो शासन की बागडोर संभाल रही है, वहाँ की शासक बन गई है। वहाँ राजकुमार मृगावती से मिल जाता है और 12 वर्ष तक वहीं पर साथ रहता है। और यह बात पता लगती है राजकुमार के पिता को, तो वह राजकुमार को बुलाने के लिए दूत भेजता है। राजकुमार मृगावती को साथ लेकर वहाँ से चलता है। रास्ते में रुक्मिणी को साथ लेकर अपने घर पहुँचता है और आनंदपूर्वक रहने लगते हैं। कथा की परिणति अपभ्रंश के जैन काव्यों की परंपरा के अनुसार शांत रस में होती है, क्योंकि नायक की मृत्यु के बाद नायिकाओं का सती होना दिखाया गया है। एक दिन जो है आखेट के समय हाथी से गिरकर राजकुमार की मृत्यु हो गई। उसकी दोनों रानियां प्रिय मिलने की उत्कंठा में बहुत ही आनंद के साथ उसके साथ सती हो जाती हैं। तो यही इसका कथानक है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। वह कुतुबन को इस परंपरा का प्रथम कवि माना है। ये मोस्ट होगा। और कथन क्या है? इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप जो है दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्य में आध्यात्मिक आभास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला कथन नंद दुलारे वाजपेयी का जो है, मृगावती बहुपत्नीवाद का समर्थन है। नंद दुलारे वाजपेयी पहले वो रुक्मिणी को बचाता है, वहाँ उससे राजकुमार जो है विवाह कर लेता है, फिर मृगावती से विवाह कर लेता है। तो बहुविवाह जो है बहुपत्नीवाद का समर्थन ये करता है। अगली हमारी रचना देखिए, माधवा नल काम कंदला, 7वीं हमारी रचना है। तो रचनाकार कौन है? माधवा नल काम कंदला के गणपति है। माधवा नल काम कंदला के रचनाकार गणपति है। रचना काल इसका क्या है? 1527 ईस्वी में ये रचना रचित है। नायक है माधव, नायिका है कामकंदला जो नृत्य विशारद है, नृत्य कला में निपुण है। और भाषा इसकी भी राजस्थानी है। राजस्थानी भाषा के हम कई काव्य पढ़ चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे तो हंसावली, मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। माधवानल कामकंदला की भाषा राजस्थानी है। हंसावली राजस्थानी के प्राचीन रूप का उपयोग किया गया है। हंसावली भी राजस्थानी भाषा की रचना है। इसके अलावा लखम सेन पद्मावती कथा है। लखम सेन पद्मावती कथा भी राजस्थानी में है। और कौन सी रचना हमने देखी? ढोला मारूरा दूहा, और इसके अलावा माधवा नल काम कंदला। अभी तक 7 रचनाएं हमने देखी, उसमें से चौथी ये रचना है जिसकी भाषा राजस्थानी है, बाकियों की अवधी भाषा। छंद योजना दोहा, छंद योजना की दृष्टि से ये मोस्ट होगा। देखिए अभी तक चौपाई और दोहे ये हमें मिले हैं छंद योजना में। छंद योजना की दृष्टि से इसकी विशिष्टता यह है कि इसमें केवल दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। माधवानल कामकंदला में गणपति ने केवल दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर किया है। तो माधवानल कामकंदला चौपाई नाम से भी एक रचना है, आगे पढ़ेंगे। कुशललाभ ने लिखी है। माधवानल कामकंदला एक अवधी भाषा की रचना भी है, आलम कवि द्वारा रचित है, जो 1500 लगभग 84 ईस्वी के आसपास की रचना है। तो आगे देखिए कथानक क्या है माधवानल कामकंदला का।
कथानक देख लेते हैं। नायक माधव व नृत्य विशारद कामकंदला के प्रेम का निरूपण अत्यंत रोमांचक शैली में यहाँ पर किया गया है। नायक कामकंदला की नृत्य कला पर मुग्ध होकर उससे प्रेम करने लगता है। विभिन्न कठिनाइयों का सामना करके अंत में उसे जो है वो प्राप्त कर लेता है। आगे देखिए, ये भी मोस्ट होगा आपके लिए। काव्य के आरंभ में कवि ने अपना परिचय देने से पूर्व कामदेव की स्तुति की है। पहला प्रेमाख्यान काव्य हम पढ़ रहे हैं जिसमें कामदेव की स्तुति हुई है। तो पूछ लिया जाए कि कौन सा प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें कवि ने कामदेव की स्तुति की है अपना परिचय देने से पूर्व, तो वो है माधवानल कामकंदला और रचयिता इसके हैं गणपति। केवल दोहा छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये इसके बारे में दो विशेष बातें और दोनों ही मोस्ट होंगी। तो इसी के साथ माधवानल कामकंदला के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने जो रचनाएं देखी वो है चार रचनाएं आज हम देख चुके हैं। ढोला मारूरा दूहा, सत्यवती कथा, मृगावती, माधवानल कामकंदला 1527। अब अगली रचना जायसी और पद्मावत 1540 अगली क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ ये क्लास को आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए क्लास को। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।